वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th फिजिक्स का हम प्रश्न बैंक हल कर रहे हैं। जो बोर्ड ने अपनी साइट पर डाला हुआ है ये प्रश्न बैंक 11th फिजिक्स का पूरा प्रश्न बैंक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो बच्चे साल भर में नहीं पढ़ पाए फिजिक्स या जिनने पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा इस बहाने। वो जिनने नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लेंगे, कम से कम पास हो जाएंगे। पेपर इसी में से बनना है ना। तो कल अपना हो गया था कहाँ तक, सरल रेखा अध्याय 3 और 4 यूनिट 2 हो गया था उस लेक्चर में। लेक्चर 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 कर दिया था, माने अध्याय 3 तक। इसमें अध्याय 5 प्रश्न बैंक का अध्याय 5। आप लोग के पास प्रश्न बैंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सारे आंसर भी बता रहा हूँ। पेन कॉपी लेके बैठिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक बच्चों, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अंदर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहे हैं बल की आवश्यकता होती है, बल विपरीत दिशा में लगता है, बल शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बल की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया में कहीं भी अगर वेग नियत करना है, वेग नियत या इसका मतलब है वेग में परिवर्तन शून्य, तो बल नहीं चाहिए, नेट बल शून्य होता है। ठीक है, गति का प्रथम नियम बताता है कि वस्तु पे अगर बल लगाओगे तो वेग बदल जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहले वाले का ऑप्शन हुआ बी, नेट बल शून्य होना चाहिए। सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन, मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग क्यों डाले जाते हैं? ये क्या कर रही है यार डिस्टर्ब अब इधर, कौन कह रहा है इसको ये करने को? बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक, तो वास्तव में बॉल बेयरिंग का उपयोग करने से जो सर्पी घर्षण है लोटने घर्षण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या दिया है? ऑप्शन डी में ऐसा दिया है, सर्पी घर्षण लोटने घर्षण में बदल जाता है जो कि अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब किसी चीज़ को खिसकाएं ऐसे और लुढ़काएं तो लुढ़काना ज़्यादा आसान है। ठीक है, लोटने घर्षण का मान कम होता है, ये अपन ने साल भर में पढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी। तीसरा, 1 किलोग्राम के पत्थर को 1 किलोग्राम का है, 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर, मतलब त्रिज्या हो गई 1 मीटर की, और चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड, क्षैतिज में घुमाया जाता है। धागे में तनाव होगा, धागा कितने जोर से खींचेगा? धागे को जब ऐसा हम बांध लेंगे, इधर पे पत्थर बांध लेंगे और खींचेंगे तो तनाव आएगा इसमें अंदर, तो बाहर को लगेगा इस पर अपकेंद्री बल। कौन सा बल? अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल का मान होगा अभिकेंद्री बल के बराबर, तो ये होगा mv²/r, यानी रस्सी में उत्पन्न तनाव का मान mv²/r के बराबर होगा। तो T बराबर आया बच्चों mv²/r। m 1 है, v² 1 का स्क्वायर, r यानी 1, सब कुछ 1 न्यूटन। वास्तव में ये बल है। ऑप्शन ए सही है इसका। फोर्थ क्वेश्चन, एक समान चाल से वृत्तीय गति करती किसी पिंड की गति, एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रही है। तो ये एक समान वृत्तीय गति है, एक समान चाल से वृत्तीय गति करती किसी पिंड की गति एक समान त्वरित गति है, ये तो सही है। असमान त्वरित गति गलत है, एक समान वेग से गति कर रही गलत है। एक समान त्वरित गति है, एक समान वेग से जब वस्तु चलती है, मान लो एक समान चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो वेग तो इसका लगातार बदलता है क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है, मतलब इसमें त्वरण होता है और उस त्वरण का मान होता है v²/r, अभिकेंद्री त्वरण के बराबर। तो हम ये कहेंगे एक समान त्वरित गति है। चौथे का ऑप्शन ए सही है। पांचवा, बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग बदल जाएगा। बाह्य बल अगर लगाओगे किसी चीज़ पे तो या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, मतलब संवेग बदलेगा। इसमें देखते हैं कोई दिया ऑप्शन। ऑप्शन ए में नियत रहता है, बी दिखा है बल की दिशा में कम हो जाता है, बल की दिशा में बढ़ जाता है। सी सही है, बल की दिशा में बढ़ जाएगा, जिस तरफ बल लगेगा उस तरफ को संवेग बढ़ेगा। तो 5वें का ऑप्शन सी सही है। 5 हो गए बच्चों, समझ में आ गए होंगे।
ठीक। हाँ, छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। छठवां नहीं है, 5 ही है। लाइट आ गई है भाई। हाँ, 5 क्वेश्चन है। सेकंड में 5 खाली स्थान है, दूसरे वाले में। चलिए, 5 के 5 खाली स्थान देखेंगे। दूसरे का पहला, ये पहले के 5 थे, दूसरे के 5। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो तो उसका संवेग नियत रहता है। इस खाली स्थान में क्या भरेंगे? या तो नियत भरेंगे या अपरिवर्तित भरेंगे। अपरिवर्तित रहता है। दूसरा खाली स्थान है चरम स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिज घर्षण से कम होता है। इस खाली स्थान में क्या आएगा? कम। देखो, आपको ग्राफ याद है, अपन ने ऐसे पढ़ा था, घर्षण बल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो वस्तु जैसे चलने वाली होती तो उसके पहले थोड़ा सा कम होता है और फिर वस्तु चलने लगती है। तो ये होता है गतिज घर्षण और ये है चरम स्थैतिक घर्षण। तो देखो, कौन सा ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है ना, ऊपर वाला। चरम स्थैतिक घर्षण को क्या बोलते हैं? एक और पता है आपको? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत घर्षण से गतिज घर्षण कम होता है। ये इसमें खाली स्थान में भर जाएगा। तीसरा है वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है? अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है। अभिकेंद्री, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। चौथे खाली स्थान में समतल सड़क पर कार की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल। समतल सड़क पर जब कार मुड़ती है तो आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है? कार ऐसे मुड़ती है समतल सड़क पर, तो कार जब यहाँ मुड़ेगी तो ये बाहर को फेंकेगी। इसको बाहर फेंकने से बचाने के लिए घर्षण बल, टायरों और सड़क के बीच में जो घर्षण बल है वो बचाता है इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इस पे? ये घर्षण बल लिख दीजिए, अकेला घर्षण लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए टायरों एवं सड़क के मध्य घर्षण। पांचवें क्या है? घर्षण बल संपर्क सतह के अनुदिश लगता है या लंबवत लगता है? अगर पेन ये आगे को खिसक रहा है तो घर्षण बल पीछे को लगता है, इधर को खिसक रहा है तो आगे को लगता है, ऊपर को खिसक रहा है तो नीचे को लगता है, नीचे खिसक रहा है तो ऊपर लगता है, बाहर को नहीं लगता है ना। ठीक, यानी ये बल लगता है कैसा? संपर्क सतह के अनुदिश, लंबवत नहीं। कैसा लगेगा बच्चों? अनुदिश। ठीक है, चलो। हाँ, फिर इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? इस नियमानुसार, सुनिए ध्यान से, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। हो गया नियम। वीडियो को पॉज करके 2-3 बार सुनिए, लिख लीजिए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित या नियत रहता है भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में भी बोलते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। फिर विलगित निकाय समझने में अभी आपको दिक्कत होगी, तो सरल सा आप क्या समझें? बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित या नियत या संरक्षित रहता है। मतलब क्या? ये नियम है कि यदि बाह्य बल 0 तो रेखीय संवेग P नियत होगा, या संवेग में परिवर्तन 0 होगा, या फिर इसका प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग होगा। जितना इनिशियली था संवेग उतना ही फाइनल होगा संवेग। ठीक, ये है काय का नियम? रेखीय संवेग संरक्षण नियम। अब इसको सिद्ध करना है तो आइए सिद्ध कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। चूंकि F बराबर क्या होता है? डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये कहाँ से आया? गति के दूसरे नियम से। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। समानुपाती हटता है तो बराबर में क्या आता है? K का मान 1 होता है। तो कुल मिला के F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब इसमें कंडीशन डालिए कि यदि F बराबर क्या हो गया? 0, तो डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर 0, 3 गुणा करो डेल्टा P बराबर 0, मतलब संवेग में परिवर्तन 0 हो गया। या इसका मतलब है कि बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग, जो परिवर्तन आया वो 0 हो गया, मतलब बाद का बराबर पहले का। ठीक है, इति सिद्धम। या इसको लिख देंगे P बराबर नियत। 3 नंबर पूरे हो गए बच्चों। वीडियो को रोक के दोबारा देख लीजिए, लिख लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, घर्षण से लाभ और हानि बताइए और घर्षण कम करने के उपाय बताइए। घर्षण से लाभ मैंने पढ़ाए हैं बहुत सारे। घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण लिख पाते हैं, घर्षण के कारण हम कील ठोक पाते हैं, घर्षण है इसलिए हम ब्रेक लगा पाते हैं, घर्षण के कारण माचिस की तीली जला पाते हैं। बहुत सारे फायदे हैं घर्षण से। नुकसान क्या है? घर्षण के कारण जंगलों में आग लग जाती है, घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होती है जिससे ऊष्मा का अपव्यय होता है। ठीक है, तो घर्षण से हानि हो गई, घर्षण से लाभ हो गए। घर्षण कम करने के उपाय बताइए। घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं? तो आपने देखा बेयरिंग डाल के, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, अभी एक क्वेश्चन था, तो सर्पी घर्षण लोटने घर्षण में बदल जाता है। तो पंखे, साइकिल के पहिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर के पहिए, मतलब वाहनों के पहिए, इनमें बॉल बेयरिंग लगा दिए जाते हैं। बॉल बेयरिंग माने छर्रा कटोरी। कैसे होते हैं बॉल बेयरिंग? ऐसा होता है बेयरिंग, इसके बीच बीच में ऐसी कटोरी डली, वो छर्रे डले रहते हैं। छर्रे माने बॉल, स्फेरिकल बॉल्स होती हैं, गोला होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, गोलीय बॉल्स होती हैं, इधर ग्रीस भर देते हैं। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, एक स्नेहकों का प्रयोग करके, स्नेहक माने क्या? स्नेहकों, लुब्रिकेंट्स माने ग्रीस, तेल आदि डाल देते ना अपन, जहाँ जहाँ दरवाजे घूमते हैं, मशीनें घूमती हैं, वहाँ पे ऑयल डाल देते हैं, जिससे घर्षण कम हो जाता है, चिकनी हो जाती है सतह, अच्छे से चलने लगते हैं। तो घर्षण कम कर सकते हैं हम क्या करके? बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, स्नेहकों का उपयोग करके। धारा देखिए आकृति देकर, धारा देखिए कैसे? मछली के जैसे आगे पैना बना दो और पीछे चौड़ा कर दो। तो कारें वगैरह देखिए आपने ऐसे बनती हैं, आगे पतली रहती हैं, पीछे को चौड़ी रहती है। इससे क्या होता है? वायु का घर्षण इस पर नहीं लगता, एकदम से ऐसी निकल जाती है हवा। और अगर ऐसी बना देंगे अपन तो बहुत सारा वायु का घर्षण लगेगा, छिड़ेगी। तो तीन उपाय बता दिए, धारा देखिए आकृति देकर, स्नेहकों का प्रयोग करके, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। ठीक है, सब हो गया। कारण स्पष्ट कीजिए तीसरे क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन है, कारण बताना तीनों के। कोई घोड़ा रिक्त स्थान में गाड़ी को खींचते हुए नहीं दौड़ सकता, क्यों? देखो अपन जे खड़े हैं, दौड़ने के लिए क्या हम तिरछे होते हैं? तिरछे होते हैं तो हम जमीन में फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण हमें अभिलंब प्रतिक्रिया मिलती है। हम पीछे को बल लगाते हैं ना, ऐसे पीछे बल लगाएंगे, हम पीछे बल लगाएंगे तो अभिलंब प्रतिक्रिया आगे मिलेगी, जिसको हम 2 घटकों में वियोजित करेंगे, और इस घटक के कारण हम चल पाते हैं। अब खाली आकाश में क्या करेगा घोड़ा? काय पे बल लगाएगा? बताओ हमें जरा, काय पे बल लगा लेगा घोड़ा? पीछे अगर अपन को हवा में लटका दे तो अपन चल पाएंगे क्या? पाँव ऐसे ऐसे करते रहोगे। मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति के कारण घोड़ा रिक्त स्थान में गाड़ी नहीं खींच सकता, नहीं दौड़ सकता। अरे चल नहीं सकता, दौड़ना तो ठीक है। दूसरा क्या है? लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ये रोलर वाला क्वेश्चन है, धकेलने की बजाय खींचना आसान है इसको। मान लो बल F से आप धक्का मार रहे हो तो इसके 2 घटक हो गए, और बल F से खींच रहे हो तो भी 2 घटक हो गए। ठीक है, अब क्षैतिज के साथ थीटा कोण हो गया मान लो ये, तो F cos थीटा से आगे बढ़ रहा है, इधर भी F cos थीटा से आगे बढ़ रहा है, और नीचे आ गया F sin थीटा, और इधर आ गया F sin थीटा, और इसका भार mg नीचे लगता है दोनों बार। ठीक, तो भार mg नीचे लग रहा है और F sin थीटा और आ गया, तो क्या हो जाएगा? रोलर और ज़्यादा भारी हो जाएगा। ठीक, और इधर पे mg नीचे लग रहा है और F sin थीटा ऊपर लग रहा है, तो रोलर क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ठीक, इस कारण से यहाँ पे सीमांत घर्षण बल का मान कम ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कम रहेगा। कुल मिला के धकेलते समय रोलर पर लगने वाला सीमांत घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, जबकि खींचते समय कम हो जाता है। इसलिए रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। ये पूरा करवाया हुआ है मैंने, और देखो अगर टाइम मिलेगा तो एक वीडियो में ये सारे हम डेरिवेशन भी करा देंगे। रोको जरा, ये बच्चे हल्ला कर रहे बाहर। ठीक है, आराम से बोल लो। किसी डोरी में बंधे पत्थर को वृत्तीय मार्ग में घुमाते समय डोरी टूट जाए तो पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है। देखो जरा, वृत्तीय मार्ग है ये, पत्थर इस पे घूम रहा है ये। अब वेग की दिशा इसकी ये है,
अब रस्सी कट जाए तो क्या हो जाएगा, इसको मिलने वाला अभिकेंद्री बल खत्म हो जाएगा, इसलिए जो स्पर्श रेखीय पथ पे चला जाएगा, इधर से टूटेगा तो इधर जाएगा, इधर पे टूटेगा तो इधर जाएगा। कुल मिला के रस्सी के कट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में दूर चला जाएगा। कारण इसका है क्योंकि उसे वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल खत्म हो जाएगा। चौथा वाला क्या है, प्रयोगशाला में निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम अवस्था में है, कोई नाभिक विराम में है, ठीक। फिर ये कह रहे हैं यदि नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, नाभिक क्या हो रहा है, दो नाभिकों में टूट रहा है, ये है नाभिक, ये टूट गया दो छोटे छोटे नाभिकों में अचानक से, तो ये कह रहे हैं सिद्ध करो कि ये विपरीत दिशा में जाएंगे, तो वो तो जाएंगे ही। देखो जरा कैसे, इसका द्रव्यमान m है, वेग कितना है, 0 है। मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, वेग v1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, वेग v2 है। हो गया ना ऐसा। अब अपन को नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है कि इधर जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है नहीं पता, लेकिन चूंकि निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा इसलिए इसके संवेग में परिवर्तन शून्य रहेगा। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, तुम थोड़े इधर को बैठे रहो, टोकते रहना बच्चों को आराम से। हाँ, बाह्य बल नहीं लग रहा इसलिए क्या नहीं होगा, रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसका बाद का संवेग और पहले का संवेग बराबर रहेगा। बाद का संवेग कितना है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग बाद का संवेग है। अब इसको सदिश में ले लो, और पहले का संवेग कितना है, 0, द्रव्यमान गुणा वेग 0 हो गया कि नहीं हो गया, ये वेक्टर 0, पक्षांतर कर लीजिए, m1 v1 बराबर m2 v2, और ऋण का चिन्ह आएगा, पक्षांतर हो गया इस तरफ, तो इसलिए v1 वेक्टर क्या आ गया, -m2 अपॉन m1 इंटू v2। तो बच्चों ये एक संख्या लिखी है, ऋण का चिन्ह लिखा है। ऋण का चिन्ह क्या बताता है कि दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, मतलब एक टुकड़ा ऊपर जाएगा तो दूसरा ठीक उसके नीचे जाएगा, राइट में जाएगा एक तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा, एक इधर जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा, एक मेरी तरफ आएगा तो दूसरा आपकी तरफ आएगा, अगर एक आपकी तरफ गया तो दूसरा मेरी तरफ आएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि दोनों टुकड़ों की दिशाएं विपरीत होंगी, मतलब एक इधर चलेगा तो दूसरा पक्का इधर को चलेगा, अगर एक ऊपर तो दूसरा नीचे। समझ गए। पांचवा कह रहे हैं सर्पी घर्षण और लोटरिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो क्या है भाई सर्पी घर्षण, जे मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, ये सर्पी घर्षण है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है ये, तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य कार्यरत घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। काय के बीच में अंतर पूछा है, हाँ लोटनिक। खिसकती है तो सर्पी घर्षण, लुढ़कती है तो लुढ़कन घर्षण। ठीक है, खिसकती है जब वस्तु, तो चलने वाली वस्तु का एक ही भाग इसके संपर्क में था। देखो ये खिसक रही है तो केवल एक ही भाग, पृष्ठ का एक ही भाग इसके संपर्क में रहता है दूसरी वस्तु के, जबकि लुढ़कन घर्षण में सारे भाग इसके संपर्क में रहते, बदल बदल के हर कोई कांटेक्ट में आता है ना। और समान परिस्थितियों में सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण का मान कम होता है, मतलब किसी वस्तु को खिसकाना कठिन है, लुढ़काना सरल है, लुढ़काना आसान है। ठीक, क्या है, हो गया आपका सब कुछ हो गया। करो, सो क्यों रहे, बैठो, कोई आके हमारी क्लास डिस्टर्ब कर देगा नहीं तो। हाँ, अब जो आ गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न आ गए है ना। अब बताओ जो डेरिवेशन अभी करवा दें हम क्लास में, ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है भाई, है ना। डेरिवेशन है, हम सोच रहे थे कि पहले सरल करवा दें। प्रश्न पहला कह रहे हैं वृत्तीय ढालू सड़क पर, माने बंकित सड़क पर कार की अधिकतम अनुमेय चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, और टायरों को घिसने से बचाने के लिए, उसमें लिखा है घिसने, बड़ी की मात्रा, घिसने से बचाने के लिए अनुकूलतम चाल कितनी होनी चाहिए। जहां पे मोड़ होता है वहां पे
ऐसे बाहरी किनारा ऊपर बना होता है, इसको कहते हैं बंकित सड़क। ठीक, तो बंकित सड़क, अब इधर पे हम उसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। देखो ये कार पहाड़ी पे कैसे चल रही है, मोड़ पे चल रही है ये कार, और कैसे चल रही है बताइए जरा आप हमें। ऐसे नहीं हो रही, ये ऐसे जा रही है। ठीक, ये हमने पूरा क्लास में समझाया हुआ है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। लेकिन ये थीटा कोण है, यहां पे मान लीजिए कार है। ठीक है, ये नीचे नहीं हो रही, कार कैसे जा रही है, ऐसे चल रही है कार, या तो ऐसे या ऐसे। ठीक, तो थीटा यहां होने के कारण ये थीटा इधर रहेगा, इधर होने के कारण इधर रहेगा, ऊपर आर कॉस थीटा आएगा, अविलंब प्रतिक्रिया बल नीचे भार, और यहाँ पे आएगा आर साइन थीटा। बच्चों मैं बिना भाषा के और शॉर्ट में थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, स्पीड में बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो बहुत देर लगेगी, इसको डेरिवेशन को 20 मिनट लगते हैं, इधर पे मैं 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। अंदर की ओर 2 घटक हो गए, इसमें घर्षण बल लगेगा नीचे की तरफ, एफ एल ले रहे हैं, तो इसके 2 घटक करेंगे, एक इधर को आएगा, एक नीचे को आएगा। ये कोण थीटा, तो एकांतर अंतर के कारण ये यहाँ पे थीटा, तो ये हो गया एफ एल कॉस थीटा, और नीचे हो गया एफ एल साइन थीटा। ठीक, तो स्पष्टता आप ये देख लो, जो कोई भी बल अंदर की तरफ लगता है वो कौन सा बल प्रदान करता है, अभिकेंद्री बल। अंदर की तरफ कौन से बल लग रहे हैं, यहाँ पे आर साइन थीटा लग रहा है अंदर की तरफ, और एफ एल कॉस थीटा लग रहा है अंदर की तरफ। ये दोनों मिलके कार को अभिकेंद्री बल प्रदान करेंगे, घुमा देंगे। एम वी स्क्वायर बटे आर, एम है कार का द्रव्यमान, कार का अकेला नहीं, उसमें जितने लोग बैठे हैं उन सब का मिलाते। वी कार की चाल है, और आर है उस वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। वाह, एफ ऊपर बराबर एफ नीचे, ऊपर को कितने बल लग रहे हैं, अकेला आर कॉस थीटा लग रहा है, नीचे 2 लग रहे हैं, एफ एल साइन थीटा और एफ एल। ठीक, तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो पहले हम नीचे का लिखते हैं, इधर ऊपर लिख दें, नहीं सही लिखा था यार भाई, अरे हाँ इधर चाहिए हमें एफ एल साइन थीटा है, और एक इसका भार एम जी है, 2 है नीचे की ओर। हाँ चलो, एफ नीचे और एफ ऊपर। एफ ऊपर कौन सा है, आर कॉस थीटा, और एफ नीचे कौन सा है, एफ एल साइन थीटा प्लस एम जी। अब चूंकि एफ एल क्या है, म्यू इंटू आर, ये होता है सीमांत घर्षण बल बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक गुणा अविलंब प्रतिक्रिया बल, ये होता है। ठीक, तो पक्षांतर कर लें, आर कॉस थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा बराबर एम जी। इसकी जरूरत अभी पढ़ने वाली है, हम दोनों जगह एक साथ भर रहे हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो, वीडियो को रोक लीजिएगा जहां समझ में नहीं आए तो। 1 में 2 का भाग कर दिया। ठीक, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, ये पूरे के बटे में ये पूरा आर साइन थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा, राइट में एम वी स्क्वायर बटे आर, और नीचे एम जी और आ गया है, इसके बटे में ये आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया, राइट साइड में आ गया वी स्क्वायर बटे आर जी। समझ में आ रहा है सबको। इधर पे देखिए, आर साइन थीटा प्लस एफ एल की जगह लिख रहे हैं म्यू इंटू आर, ये आ जाएगा म्यू आर कॉस थीटा, और पूरे के बटे में इधर पे क्या, आर कॉस थीटा, और इसकी जगह म्यू आर साइन थीटा। ठीक, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए और आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा, आर चला गया और कॉस थीटा कॉमन आया तो क्या बचेगा बोलो, साइन में से कॉस कॉमन आएगा तो ये बचेगा बच्चों टेन थीटा, साइन बटे कॉस हो जाएगा, आर कॉस कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बचेगा अकेला, आर कॉस थीटा बाहर आया तो इधर बचा 1 माइनस आर बाहर, और साइन के कॉस बाहर आएगा तो बटे में आएगा कॉस, और साइन बटे कॉस होता है 10 बराबर क्या आया है वी स्क्वायर बटे आर जी आया है। 1 मिनट पीछे देख रहे हैं, राइटिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये
कैंसिल हो गया सब, ये बचा 1 माइनस, सब दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, चलो ठीक है। ये त्रिक गुणा कर दीजिए अब, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी। ये आ गया, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? इसलिए v बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा इस पे वर्गमूल में चला जाएगा, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी। तो ये है अधिकतम सुरक्षित चाल। अगर अपन को बचाना है हमारी कार के टायर कम घिसें, ट्रक के, फोर व्हीलर के कार टायर कम घिसें, तो इससे स्लो चलना चाहिए अपन को, इससे तेज़ नहीं चलना चाहिए। थीटा होता है बंकन कोण की सड़क कितनी उठाई गई है वो है, म्यू घर्षण गुणांक है, आर वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या है। चलो बच्चों, तो ये बड़ा डेरिवेशन 5 नंबर का हमने पूरा का पूरा कर दिया। आप वीडियो को रोक रोक के 2-2 बार करके इसको सीख लेना, ठीक है बच्चों? ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, इसके आगे अगले सवाल में क्या है? हाँ भाई, पानी तो ले आओ, थोड़ा पानी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर गतिमान चालें 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कल याद है एक क्वेश्चन में अपन ने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला था। कोई भी सवाल हो तुरंत बदल लिया करो, काट दो तो ये बचा 5 मीटर प्रति सेकंड, चाल आ गई, और त्रिज्या है वृत्तीय मोड़ की 3 मीटर, ऐसा दिया है, और घर्षण गुणांक है 0.1। तो बताइए क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल जाएगा या गिर जाएगा? ठीक, तो वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार वृत्तीय समतल सड़क पर, ठीक है, तो वृत्तीय समतल सड़क पर साइकिल सवार जब थीटा कोण पर झुकेगा नहीं, तो उसके लिए फिर करना पड़ेगा क्या, कार वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और म्यू आर जी, अधिकतम इतने वेग से चलना पड़ेगा बिना झुके अगर चलेगा तो, बिना मुड़े, उसमें लिखा है क्या, बिना चाल कम किए और बिना मुड़े। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। आइए हल करते हैं अपन। घर्षण गुणांक कितना है, 0.1, आर कितना है 3, और जी को 10 मान लो, चलो, है ना। तो ये कितना आया, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 आया, और इसका मतलब 1.732 मीटर प्रति सेकंड। तो अधिकतम सुरक्षित चाल है इतनी कि 1.25 से चल सकते हो आप, और आप चल रहे हो 5 से, तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरेगा, मतलब अतः साइकिल चालक गिर जाएगा, वो इससे तेज नहीं चल सकता है ऐसी कंडीशन में, इससे तेज चलेगा, मतलब 1.5 की स्पीड पर चलना चाहिए, और वो चल रहा है 5 से, मतलब साइकिल सवार गिरेगा कि बचेगा? गिरेगा फिसल के, ठीक है। चलो हो गया, ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी डोरी के सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम, कितना, 0.25 किलोग्राम का कोई पत्थर क्षैतिज तल में, त्रिज्या है 1.5 मीटर, और रिवॉल्यूशन प्रति मिनट के चक्कर लगा रहा है। इसकी जो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति दी गई है न्यू, ये है 40 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। तो प्रति मिनट नहीं चलता, हमें चाहिए पड़ता प्रति सेकंड, तो 40/60 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड को हर्ट्ज बोल देते हैं, तो ये कट गया, ये आ गया 2/3 हर्ट्ज, ये आ गई आवृत्ति। सवाल पढ़ रहा हूं मैं, डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, और डोरी तनाव सहन कर सकती है अधिकतम 200 न्यूटन का। तो आपको ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना तेज घुमा सकते हैं, कितना तेज घुमा सकते हैं, ठीक, बता रहा हूँ।
अभी जितने से घूम रहा है इसमें बताना है कि डोरी में तनाव कितना आएगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना तेज घुमा सकते हैं फिर ये बताना है। ठीक है, तो चूंकि तनाव क्या होता है, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल का यहाँ पे हम सूत्र लिख रहे हैं दूसरा वाला, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब चूंकि ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, क्या होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू भर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। भरो सारा कुछ, एम कितना है 0.25 इंटू 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर लगभग होता है 9.8। सीख लो ये बात आप लोग, पाई स्क्वायर लगभग जी के बराबर होता है, यानी 9.8 होता है, लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। न्यू का स्क्वायर माने काय का स्क्वायर कहाँ गई आवृत्ति, ये है 2/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4/9। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या है 1.5। ठीक, चलिए देखिए 1.5 छक्के 9, 6 बार कट गया ये। ठीक है, 16 छक्का 96, करीब करीब 1.6 बार ये कट गया, मोटा मोटा ऐसा बता रहे। 25 चौके 100, 54 चौके 1 हो गया, 16 चौके 64। 6.4 न्यूटन का तनाव आएगा। रस जितने से अभी घुमाया जा रहा है इस पत्थर को, इससे तनाव आएगा 6.4 न्यूटन। और वो कह रहे हैं अधिकतम कितना घुमा सकते हैं हम, कितना तेज कर सकते हैं, तो अभी तो इससे और तेज कर सकते हैं हम, है ना। तो एक पार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, तनाव मैक्सिमम कितना दिया है हमें बताइए आप, 200, सूत्र हमारा वही रहेगा 200। अब की बार न्यू हमें पता नहीं है, क्या नहीं है पता बच्चों, न्यू पता नहीं है, न्यू हमें निकालना है, बाकी सब कुछ वही है। आवृत्ति निकालना है न्यू का स्क्वायर, अभी अब पाई स्क्वायर लिखा रहने दो। ठीक है, 54 चौके 1, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 200 बराबर, ये तो 1 हो गया 1.5 पाई स्क्वायर, कितना 1.5 इंटू पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर बराबर आया 200/1.5 इंटू पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर को मोटे हिसाब में 9.8, तो 10 ही लिख दें, चलो 10 लिख दें। पाई स्क्वायर को मोटा हिसाब लगा रहे पर 10 लिख दिया लगभग, है ना, 9.8 होता है। तो ये काटा तो 20/15, तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, ये 0.3 आया, तो ये आया 40/3 न्यू स्क्वायर बराबर। तो न्यू बराबर क्या आएगा, इसका वर्गमूल, न्यू बराबर आएगा 40/3 का वर्गमूल। इतने रिवॉल्यूशन अभी हम कितने से घुमा पा रहे थे, 2/3 से। 2/3 माने ये था 0.67 हर्ट्ज, कितना था 0.67 था। और अब कितना हो रहा है, ये करीब करीब बच रहा है 13 तिया 39, कितना बच रहा है 13, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का 9, 13 बीच में, तो ये 35 के आसपास है ना, 36 का 1296 होता है ना, तो 3.6 हर्ट्ज, यानी इतना तेज घुमा सकते हैं हम इसको, कितना 3.6 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड घुमा सकते हैं, जबकि अभी घूम रहा है 0.67, करीब करीब 6 गुना हो गया है ना, करीब करीब 6 गुना तेज और कर सकते हैं तो भी रस्सी नहीं टूटेगी। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, मैंने पूरा मन से समझा दिया, वीडियो को रोक रोक कर आप कर लेना है इसको, है ना। नहीं बने तो ये फ़ोन नंबर लिखा है, आप मुझे फ़ोन लगाओगे, मैं आपको व्यक्तिगत भी बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बड़े बड़े क्वेश्चन समझाने में देर लग जा रही है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं पूरा ही सॉल्व करा दूंगा इसको, तो करा दूंगा या नहीं करा दूंगा, कमिटमेंट यानी कमिटमेंट। ठीक, पूरा बता रहे हैं हम। फिर क्या है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसमें एम द्रव्यमान का कोई गुटका क्षैतिज समतल पर रखा है, समतल को धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है जब तक कि ये खिसकने ना लगे। ठीक, ये यहाँ पे गुटका रखा है, इसको धीरे धीरे उठाया जा रहा है, उठाते गए और इसके बाद उठाओगे तो अब ये खिसकने लगेगा। ठीक है, और कोण ये है फाई, तो ये बता रहे हैं स्थितिक गतिशांक म्यू और इस फाई के बीच में संबंध स्थापित करो। तो हमें मालूम है वास्तव में ये क्या है, ये है विराम कोण। क्या है, विराम कोण। मान लो एम द्रव्यमान का ये रखा है, देखिए
तो इसका भार mg नीचे की ओर, कोण फाई यहाँ पे, तो फाई यहाँ पे, नीचे की ओर बल कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये होता है विलंब प्रतिक्रिया बल। ये क्या होगा, mg cos फाई और नीचे को होगा mg sin फाई, फाई। और इसको खिसकने से रोकेगा कौन, पीछे की तरफ इस पे एक बल काम करेगा, कौन सा, सीमांत घर्षण बल इसको रोकेगा। ठीक है, कब तक रोकेगा, ये बढ़ाते जाओ तो ये बल बढ़ता जाएगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ता है, जब तक ये सीमांत घर्षण के बराबर ना हो जाए। तो इनने कहा है क्वेश्चन में कि जब तक चलना प्रारंभ नहीं कर देता तब तक बढ़ा रहे हैं, यानी ये सीमांत घर्षण हो चुका है। ठीक, तो देख लीजिए आप इसके अंदर पूरी फिजिक्स। स्पष्टतः संतुलन अवस्था में क्या होने वाला है, ये बैलेंस करेगा इसको, FL इक्वल्स टू mg sin फाई, और ये बैलेंस करेगा इसको mg cos फाई को। एक ही लाइन में आना है। R इक्वल्स टू क्या हो गया, mg cos फाई, ये है एक, ये है समीकरण नंबर 2। एक में अगर हम 2 का भाग कर देते हैं तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, FL अपॉन R, और राइट में क्या आएगा, mg कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, तो ये tan फाई आ गया। और FL कितना होता है, म्यू इंटू R, नीचे R, ये tan फाई, R से R कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, tan फाई। यही अभीष्ट संबंध है। हो गया बच्चों, थोड़ी भाषा लिख के और इसको अच्छा जमा देना, 2 पेज में कर देना। हो गया, एक क्वेश्चन भी हो गया। फिर अगला 5वां है, समतल वृत्तीय सड़क पर कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, टायरों और रोड के बीच में घर्षण से। फिर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए सूत्र स्थापित करो। तो अभी हमने लगाया था ना, v बराबर क्या होता है, म्यू आर जी, साइकिल वाले में लगाया था ना, वो साइकिल में भी लगता है। ठीक है, आ जाओ जरा कार के लिए मुड़वा दें। अभी मोड़ी थी हमने आनत तल पर, बंकित सड़क पर, अब कार को मोड़ दे रहे हैं कहाँ पे, कहाँ पे मोड़ रहे हैं बच्चों, अब कार के लिए हम कहाँ को मोड़ रहे हैं, समतल सड़क पर। ठीक है, अब कार समतल पे मुड़ रही है, कार समतल पे मुड़ रही है, ये कार समझ लो ये ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, तो इसको अंदर की तरफ घर्षण बल लगेगा, यही अपकेंद्री बल प्रदान करेगा और अपकेंद्री बल से इसको बचाएगा। मान लो कार की चाल v है, तो सुरक्षित चाल हेतु जो सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल बड़ा या बराबर होना चाहिए अभिकेंद्री बल से, मतलब FL बड़ा या बराबर होना चाहिए FC से, और FL होता है म्यू R और FC होता है mv²/r। और इसमें समतल सड़क पर कार सीधी खड़ी है, तो ऊपर को R, नीचे को mg। ठीक है, तो R बराबर होता है, यहाँ पर R बराबर है mg समतल सड़क के लिए, तो म्यू mg बड़ा या बराबर होना चाहिए mv²/r के, m से m कैंसिल, त्रिक गुणा कर दो, म्यू rg बड़ा या बराबर होना चाहिए v² से, इसलिए रूट म्यू rg बड़ा या बराबर होना चाहिए v के, या v छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू rg के, या v मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा चाल कितनी हो सकती है, या तो इससे छोटी होगी या फिर इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक हो गया। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा हाँ, कल के उसमें वो डेरिवेशन रह गए थे थोड़े 2-3, है ना, कौन से, उड्डयन काल का, अधिकतम परास का, अधिकतम ऊंचाई का, कुछ एक क्वेश्चन था ना पीछे, उसको भी करा देंगे, डोंट वरी। अब 6वां क्वेश्चन इसमें फिर न्यूमेरिकल है ना, 6वां क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार सवाल है, और ये 6वां सवाल अच्छा सवाल है। वैसे बोर्ड में ये आप लोगों से पेपर में नहीं पूछेंगे, कोई कोई स्कूल में शायद पूछ ले, है ना। क्या है, 15 किलोग्राम का एक गुटखा है, लंबी ट्रॉली में रखा है, ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली है। ठीक है, ये चल रही है, इसमें एक गुटखा रखा है 15 किलोग्राम का। घर्षण गुणांक इसमें लिख रहे हैं 18 है। घर्षण गुणांक कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो ये घर्षण गुणांक सुधरेगा, 0.18 होगा। ठीक है, गलत है ये सवाल। ठीक,
ट्रॉली विरामावस्था से 20 सेकंड तक त्वरण के साथ चल रही है। बीस सेकेंड तक, कितनी देर तक? मतलब ट्रैक्टर चालू किया या ट्रक चालू किया और 20 सेकंड तक स्पीड बढ़ाई और उसके बाद नियत चाल से चलने लगी। तो ये पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन कि धरती पर खड़े प्रेक्षक को और दूसरा ट्रॉली पे बैठे, मतलब हम ट्रॉली पे बैठे हैं और आप जमीन पे बैठे हो। ट्रक जब चलेगा तो इस पत्थर की गति, इसकी गति गुटके की हमें कैसी दिखेगी और रोड पे खड़े व्यक्ति के लिए कैसी दिखेगी, ये है सवाल। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखें कि जब ये ट्रक आगे को चलेगा तो इस पे पीछे को बल लगेगा ma, ठीक है, इस पे बल लगेगा ma और इधर को लगेगा घर्षण बल। ठीक, तो घर्षण बल का सूत्र क्या होता है? म्यू इंटू आर, मतलब म्यू इंटू एम जी। अधिकतम घर्षण बल है, म्यू कितना हो गया 0.18, एम कितना है 15, जी कितना है 10, तो 1.8 इंटू 15, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15 और 12 27 न्यूटन का लगेगा घर्षण बल अधिकतम। माने पीछे 27 तक लगे तब तक ये पत्थर को नहीं फिसलने देगा घर्षण बल, ठीक है। और एफ बराबर एम ए कितना है 15 गुणित आधा, तो ये लगेगा 7.5 न्यूटन, यानी पत्थर नहीं खिसकेगा। ऊपर खड़े आदमी को कैसे दिखेगा? ऊपर खड़े आदमी को कैसे लगेगा? पत्थर पहले भी स्थिर लगेगा, बाद में भी स्थिर लगेगा। अरे अपन जैसे चलें, कार चल रही हो स्पीड में तो 0 से चलेगी कार स्पीड में, तो सब लोग स्थिर दिखेंगे एक दूसरे को कि नहीं, जबकि रोड पे खड़े व्यक्ति को वो त्वरित होते हुए दिखेंगे। तो रोड पे खड़े व्यक्ति को जब तक ये त्वरण के साथ चल रहा है 20 सेकंड तक पत्थर त्वरित होता हुआ दिखेगा और उसके बाद नियत वेग से चलता हुआ दिखेगा। जबकि ट्रॉली में खड़े व्यक्ति के लिए दोनों ही स्थितियों में पत्थर स्थिर दिखेगा, उसको गति में तक नहीं दिखेगा। और रोड पे खड़े वाले को कैसा दिखेगा? पहले त्वरित गति करता हुआ, फिर एक समान गति करता हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ये घर्षण बल कहाँ तक बचाएगा? 27 न्यूटन तक बचा रहा था ये सीमांत घर्षण, जबकि यहाँ पे पैदा कितना हुआ? केवल 7.5 न्यूटन हुआ, यानी ये अभी नहीं चला पाएगा। कब चला पाता ये? जब ये बहुत और बड़ा एक्सीलरेशन होता, मतलब यहाँ पे कितना है 15, मान लो 2 से चलता, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलता, 2 से चलता तो 15 दूनी 30 हो जाता है, ये 30 न्यूटन और अंदर को था कितना 27 तक की थी इसकी कैपेसिटी, तो फिर ये चल जाता, लेकिन ये इस स्थिति में नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर बड़ा हो रहा है, मेरी दूसरी भी क्लास है। ठीक, अब आप लोग इंतज़ार कीजिए। आज लेक्चर रिकॉर्ड करने का मूड नहीं था, कैंसिल ही कर दिया था, लेकिन हमने ये लेक्चर कुल मिला के एनी हाउ हो गया अपना रिकॉर्ड, है ना। तो अगले हम 2-3 लेक्चर में ये पूरा लेके आ रहे हैं बच्चों। प्लीज़ आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अच्छा, जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं, मान लो शिशु मंदिर या कोई प्राइवेट स्कूलों के पेपर हो चुके हैं, तो उनको भी आप लोग जो जान पहचान के बच्चे उनको बोल दो कि बेटा पढ़ लो ये पूरा, भले पेपर हो चुके हैं। पेपर की जो डिग्री है वो हमारे साथ ज़िंदगी में नहीं चलेगी, ज़िंदगी में चलेगा हमारे इसमें क्या है। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा बढ़ा लो, ये आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सिलेबस, और उन बच्चों के लिए एक प्रकार से डेमो भी हो जाएगा। तो 12th क्लास में सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। ऑफलाइन तो अपनी क्लास रहेगी, ऑनलाइन भी रहेगी, ठीक। लेकिन अब के साल 40 मिनट की नहीं होगी क्लास, पूरी 1 घंटे की होगी या उससे भी ज़्यादा की होगी, साल भर चलेगी। और ठीक, तो बच्चों प्लीज़ इसको आप लोग कॉपी में करते चलिए, और 4 या 5 लेक्चर में पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए आप? 25 साल पढ़ाने वाले टीचर, 25 साल से 200-300 बार फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर आपको फ्री में लेके आ गए घर पे फिजिक्स, तो हमें पढ़ना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में आगे के प्रश्न बैंक में। थैंक यू, बाय बाय।